Welcome student to my channel. Today we'll study the topic features, problems, policies of agriculture in which unit? Indian economy 1950-1990. So to start with the importance कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे कंट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले हम सबसे पहले वो स्टडी करें। तो अब वो क्यों इम्पोर्टेंट है तो कुछ पॉइंट्स आपके सामने। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/4 पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन दी एग्रीकल्चर। इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आपको ये नोट इसलिए हाईलाइट करना है कि 1950 में टोटल पॉपुलेशन 51% जो प्रोडक्शन आ रहा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा था। ग्रेजुअली वो प्रोडक्शन कम होता गया और 2011-12 तक वो 14.2 को रिकॉर्ड किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है या एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा एक और पॉइंट है कि फार्मिंग को छोड़कर दूसरे जो सेक्टर्स है उनमें पॉपुलेशन क्या होने लगी, इन्वॉल्व होने में लगी। इस वजह से वो रेशियो धीरे धीरे परसेंटेज क्या हुआ है, कम हुआ। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स ऐसे गुड्स जो हमारे लाइवलीहुड के लिए जरूरी है, करने के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो वेज गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि व्हीट ले लो, पल्सेस ले लो, फिर ज्वार, बाजरा, ये सारे वेज गुड्स हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैक्सिमम इन एग्रीकल्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम वेज गुड हमारे कंट्री में प्रोवाइड होते हैं, जिससे हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को खाना मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट 50% of the population depends upon agriculture. That is why agriculture is very important from the employment point of view. Industries, एग्रीकल्चर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इंडस्ट्रीज को क्या प्रोवाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के लिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि टी, कॉफी, जूट, स्पाइसेस। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो इंडिया दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। वेल्थ ऑफ द नेशन, हमारे कंट्री में बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड है, ऐसा लैंड है जहाँ पे खेती बाड़ी कर सकते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्या है, एक असेट्स है, एक फिक्स असेट्स है जिससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वेल्थ ऑफ द नेशन में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपन अरेबियन कंट्रीज देखें तो अरेबियन कंट्री में मैक्सिमम पोर्शन जो है वो क्या है, रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया है। तो जहाँ पर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या फार्मिंग नहीं हो सकती, हमारे देश में ऐसी लैंड है जहाँ पर फिक्स असेट ऐसा है जहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसीलिए हम उसे क्या मानते हैं, वेल्थ ऑफ द नेशन। अब ये पॉइंट्स के मैंने आपका की बना दिया है। की क्या बनाया है, साइज W, साइज W, CISE। थोड़ा सा स्पेलिंग को थोड़ा चेंज कर दिया साइज का, साइज W। तो हमें याद रह जाएगा C² तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। I यानी कि इंडस्ट्रीज को क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। S यानी बहुत सारा वेज गुड प्रोवाइड करता है, वेज गुड जिससे हमारे को सर्वाइव करने के लिए ठीक है, सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, फिर आया E, एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से एंड द लास्ट इज W, वेल्थ ऑफ द नेशन। तो ये तुम्हारे पॉइंट है।
Now we'll come to the next topic, that is features. Features of agriculture. What are the important features? सबसे पहला, एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना, लोग तो बहुत सारे उसमें इन्वॉल्व है, तो अगर बहुत सारे लोग एक ही काम में इन्वॉल्व है तो प्रोडक्शन भी उतना ही होना चाहिए ना? नहीं, जितने लोग इन्वॉल्व है प्रोडक्शन उतना नहीं होता। कैसे पता चला? जब हम दूसरे कंट्री से हम कंपेयर करते हैं जहाँ पे कम लोग काम कर रहे हैं फिर भी प्रोडक्शन उनका ज़्यादा है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्टिविटी यानी कि आउटपुट इज लो, हम जो माल बना रहे हैं वो कम बना रहे हैं कंपेयर विद दी अदर कंट्रीज। डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक लैंड है जहाँ पर 2 लोगों को काम करना चाहिए पर वहाँ पर 4 लोग काम कर रहे हैं, अब 2 लोग काम कर रहे हैं तो भी 10 क्वांटिटी ऑफ यूनिटी बना रहे हैं और 4 लोग काम कर रहे हैं तो भी 10 क्वांटिटी ऑफ यूनिटी बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन में तो कोई चेंज नहीं है, भले 2 काम करो या 4 करो, तो वो 2 जो है वो क्या कहलाएंगे कि वो लोग अनएम्प्लॉयड है, उनकी वहां पर नहीं जरूरत है। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाती है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट। एक छोटी सी जगह पर, अगर पूरी इंडिया में तो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, तो एक छोटा ऐसा पीस ऑफ लैंड पे पूरे की पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, अब वहां पर 2 जने रहकर भी काम कर सकते हैं, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। नंबर मैंने लिख दिया है, नंबर ऑफ पीपल एंगेज ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ अ लैंड इवन इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट। देन डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, एग्रीकल्चर में मैक्सिमम पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट रहती है? इरिगेशन फैसिलिटी पे नहीं, रेनफॉल पर। तो जिस साल बहुत अच्छी बारिश है उस साल क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, जिस साल बारिश नहीं हुई है उस साल प्रोडक्शन बंद हो गया या कम हो गया। सो डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, क्रॉप्स प्रोडक्शन इज अनसर्टेन, पता नहीं है, जिस साल अच्छी हो गई तो क्रॉप्स ज्यादा है, जिस साल नहीं है तो क्रॉप्स कम, तो क्रॉप्स ग्रोथ अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है। सब्सिडेंस फार्मिंग, सब्सिडेंस फार्मिंग यानी जो हमारे देश के फार्मर्स की जो सोच थी वो क्या थी कि हमें, हमारा जो बोलते हैं ना सोच बोलो या ऑब्जेक्टिव है कि हमको हमारी फैमिली को सेटिस्फाई करना है, इसीलिए हम काम करेंगे, इसीलिए हम फार्मिंग करेंगे। हम उससे ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स भी ग्रो करें जिससे मुझे बिजनेस मिल सके। That is called what? Subsistence farming. Objective to secure food for family and not doing commercial farming. ये कीवर्ड मैंने आपके लिख लिया है इसका। Traditional techniques, जो फार्मिंग करने की टेक्निक्स है वो हमारी अभी भी पुरानी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे हैं, इस वजह से भी हमारा प्रोडक्शन कैसा है? भले मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्वॉल्व है फिर भी प्रोडक्शन लो है। स्मॉल होल्डिंग, छोटी छोटी सी जगह है, अगर छोटी छोटी सी जगह पर मैं फार्मिंग करेंगे तो क्रॉप्स इतने ज़्यादा नहीं ग्रो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर छोटी सी जगह पर हम फार्मिंग कर रहे हैं जहाँ पे एक मशीन भी नहीं खड़ी रह सकती, या इतनी छोटी जगह पर है कि गाय को 2 बार चक्कर लगवा दो उतने में वो खेत खत्म हो जाएगा, या फार्मिंग जो हमारा लैंड है वो इतना छोटा है कि उस पर काव भी नहीं घूम पा रही, तो ऐसी जो होल्डिंग्स होती है उन्हें क्या कहते हैं? स्मॉल होल्डिंग। अगर स्मॉल होल्डिंग है तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि हम मॉडर्न टेक्निक्स नहीं अपना पाएंगे, इससे प्रोडक्शन क्या होगा? लो रहेगा। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट विल कम टू प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। In problems of agriculture, the first point is lack of irrigation facility. Lack of irrigation facility हमने फीचर्स में पढ़ा था कि हमारा जो डिपेंडेंसी है वो रेनफॉल पर ज़्यादा है। वो डिपेंडेंसी फार्मर्स की रेनफॉल पर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में इरिगेशन फैसिलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी फिर भी कैसी है? कम है।
डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, द नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। डेफिशिएंसी का मतलब है फाइनेंस, पैसों की कमी होना, उसे कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। अब हमारे पास जो पैसे की कमी, जो फार्मर्स हैं हमारे देश के, उनके पास पैसा नहीं होता है, और पैसा उनको दो जगह जरूरत पड़ती है। एक पड़ती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, एक पड़ती है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। शॉर्ट टर्म पीरियड यानी कुछ थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है उन्हें, थोड़ा पैसे के लिए, कि उन्हें जब उनको सीड्स खरीदने, ग्रेन्स खरीदने, जिससे खाद खरीदना, जिससे वो अपने क्रॉप्स को क्या कर सके, ग्रो कर सके, उनके लिए उन्हें पैसा चाहिए। तो वो पैसा थोड़ा सा चाहिए होता है, तो वो कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पैसा चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जैसे कि उन्हें अपने लिए खेती बाड़ी करने के लिए जगह खरीदनी है, लैंड खरीदनी, लैंड को उपजाऊ जमीन करनी है, मतलब उस पर अच्छे क्रॉप्स हो जाए, तो उसको रिनोवेट करना पड़े, तो वो लैंड को प्रॉपर फार्मिंग के लिए यूज करने के लिए भी उन्हें पैसे की जरूरत पड़ सकती है। मशीन्स खरीदने, जैसे कि ट्रैक्टर खरीदना है, थ्रेशर खरीदना है, तो ये सब क्या है, ऐसा पैसा है जो बड़ी अमाउंट में होता है, तो वो इतना जल्दी से चुका नहीं पाते, इसलिए वो किसके अंदर आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आ रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक, हमारी फार्मर्स की सोच कैसी है, छोटी है। कन्वेंशनल यानी वो लोग बड़ा नहीं सोचते, ब्रॉड सोच नहीं। अब बड़ा ब्रॉड का मतलब क्या है, हम बिजनेस नहीं करते, हम सब्सिडेंस फार्मिंग करते हैं। हमने फीचर्स में पढ़ा कि हमारे फार्मर्स कैसे हैं, सब्सिडेंस फार्मिंग करते हैं। अब सब्सिडेंस फार्मिंग का मतलब है हम वही क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, हम वो क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर रहे हैं जिससे हमें बिजनेस मिल सके। एक तो वो कन्वेंशनल आउटलुक है फार्मर्स की। दूसरी कन्वेंशनल आउटलुक ये है कि हमारे फार्मर्स मॉडर्न टेक्निक को अपनाना ही नहीं चाहते। नई जो टेक्नोलॉजी से फार्मिंग होती है, मॉडर्नाइजेशन से जो फार्मिंग होती है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए, वो वाली फार्मिंग को करना ही नहीं चाहते। ये दोनों पॉइंट शो करते हैं कि फार्मर्स का आउटलुक कैसा है, कन्वेंशनल। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, छोटी छोटी सी जगह है। एक फार्मर है जिसकी एक लैंड यहाँ पर है, तो एक लैंड कहीं और है। अगर यही लैंड ऐसे जुड़ी हो तो उससे उसे फायदा हो सकता है, पर अलग अलग स्कैटर्ड है, मतलब एक तो छोटी जगह, वो भी बिखरी हुई है, और उस पर फार्मिंग करेंगे तो प्रोडक्शन इतना ग्रो या प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, कम रहेगा प्रोडक्शन। उसका कारण है क्योंकि हम उस पर मशीन को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो जगह कैसी है, बहुत छोटी है, तो मशीनें आ नहीं सकती है, ट्रैक्टर उस पर चल नहीं सकता है। हमें एनिमल्स के थ्रू अपनी जमीन को क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्मॉल एंड स्कैटर्ड फार्मिंग। एक अनदर प्रॉब्लम है जिससे हमारे एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम। हमारे कंट्रीज में फार्मर्स को प्रॉपर बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स या अपने क्रॉप्स को सेल करने के लिए मार्केट ही नहीं, उन्हें पता नहीं पड़ता है कि उन्हें कहाँ जाना है अपने क्रॉप्स को बेचने के लिए। फिर वो हेल्पलेस हो जाते हैं, वो अपने क्रॉप्स को बेचते हैं किनको, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या वहाँ पर जो बड़े ठाकुर्स होते हैं या महाजन होते हैं, उन्हें बेचते हैं, और वो लोग उन्हें कम प्राइस पर लेते हैं, तो लेस प्राइस पर वो महाजन्स को दे देते हैं, जिससे उनका कोई प्रॉफिट नहीं होता है, और जो पैसा उनके पास आ रहा होता है वो महाजन बोलते हैं कि आपके उधार के पैसे पहले के बाकी थे, तो वो पूरा हो गया आपका उधार इस पैसों में। तो फार्मर्स के पास पैसा खुद के लिए ही नहीं बचता है, तो वो एग्रीकल्चर में कैसे लगाएगा। इस वजह से पॉइंट कौन सा आ जाता है हमारे पास, एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। पैसे की कमी क्यों है फार्मर्स के पास, ये रीजन एक है। तो मार्केट अगर ऑर्गेनाइज है, फार्मर्स को पता है कि उसको अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, तो वो अपने मन की इच्छा का प्राइस पर बेच सकता है। इसीलिए जरूरी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन या मेजर्स ऑफ एग्रीकल्चर हम नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।